हाँ, कौन से पेज में क्वेश्चन देखो। गिव एन एग्जाम्पल, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, देखना मिला। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन है ये? मर्क्यूरी, है ना। विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। पेज नंबर क्या है ये? 14, 40। हम्म तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर हो गया मर्क्यूरी, लिक्विड मेटल। सेकेंड है कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, सोडियम। तो इसका आंसर सोडियम लिख लेना। पेज नंबर लिख लेना ना, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। सिल्वर सिर्फ हीट का ही बेस्ट कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है ना। बस जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट हम वायरिंग नहीं करते इसमें। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये एक्सेप्शन में पढ़े थे, लेड, है ना। लेड मेटल है, उसके बावजूद भी इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब क्या था कि मीनिंग पूछ रहा है, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा है। तो क्या मीनिंग होगा इसका कि द मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हाँ, ये आपका मैलिबिलिटी हुआ। एंड द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, तो लिख लो शॉर्ट में इसको। क्वेश्चन नंबर 2, उसी पेज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, लिखेंगे इसका आंसर। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, the property of metals to be beaten into thin sheets, the property of metals to be beaten into thin sheets without breaking, the property of metals to be beaten into thin sheets without breaking is known as malleability, is known as malleability, है ना। और जो बेस्ट है वो आपके सिल्वर गोल्ड है ना, जो बेस्ट मैलेबल मेटल्स हैं। नेक्स्ट लाइन में डक्टिलिटी का लिखना। डक्टिलिटी मींस, डक्टिलिटी मींस, डक्टिलिटी मींस दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू, मेटल्स कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब यहां पे स्ट्रेच है ना। आप मेटल को स्ट्रेच करके पतले पतले वायर्स बना सकते हो। तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसी पेज में है। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 1। Why is sodium kept immersed in kerosene oil? है ना, बहुत रिएक्टिव है, एयर वाटर से दूर रखना है, तो केरोसिन ऑयल से क्या होगा, एयर वाटर से वो दूर रहेगा, है ना। लिखेंगे सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, ये पेज नंबर 46। ओके, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, sodium is very reactive, full stop. It reacts with oxygen, it reacts with oxygen so violently that, it reacts with oxygen so violently that, it reacts with oxygen so violently that it catches fire, so violently that it catches, वायर नहीं फायर, मैं वायर बोला क्या? It catches fire and starts burning, and starts burning। और तुम्हारा देखिए लिख रही है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना। एक ने गलती की, उसके बाद आगे ट्रांसफर हुआ, फिर अगर इसको देखिए ये गलती, ये भी लिख रही है।
ना हुआ ना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बस ये कि गलती उतनी हो रही है, गलती मैग्नीफाई नहीं हो रही है, बट ट्रांसफर हो रही है। चलो, तो इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन so violently that it catches fire and starts burning. Full stop. Therefore, sodium is stored under. Therefore, sodium is stored under. Therefore, sodium is stored under kerosene to prevent its reaction with oxygen or air. To prevent its reaction with oxygen or air. ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसी पेज का अगला क्वेश्चन पढ़िए। रिएक्शन है ये, इक्वेशंस लिखने हैं आपको। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। हमने पढ़ा था ना, कुछ मेटल्स ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। बीच वाले जो होंगे आपके, उनको गर्म पानी चाहिए, और जो और कम रिएक्टिव वाले होंगे उनको स्टीम चाहिए। और कुछ तो ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जैसे आपका कॉपर हो गया, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन कैसा हो जाएगा? आयरन, आप स्टीम के लिए फॉर्मुला तो वही होगा ना, H2O। फॉर्मुला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाटर का गैसियस फॉर्म ही है, तो H2O क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड बनेगा। Fe2O3 नहीं, Fe3O4 बनेगा। ये तो अपन ने रिएक्शन को पढ़ा भी है, उसमें बैलेंसिंग के वक्त प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। रिएक्शन जब बैलेंसिंग करते थे तो ये रिएक्शन आता था उसमें कि आयरन वाटर गिव्स Fe3O4 रस्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक्चुअली ये Fe3O4 कहां से बना होगा? क्योंकि हमने तो दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं आयरन ऑक्साइड के। एक अगर Fe2 के साथ बना रहा है तो FeO बनेगा, और अगर Fe3 के साथ बना रहा है तो क्या बनेगा? Fe2O3। पर जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बनेगा Fe3O4। देखो, दोनों में Fe टोटल मिला के 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन टोटल मिला के 4 है, Fe3O4। ठीक है, ओके, ये आपका फर्स्ट हुआ, इसको बैलेंस कर लो। सेकेंड क्या बोला है? कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम एंड पोटेशियम, यहां हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, स्टीम वाले ऑक्साइड बना रहे हैं, कैल्शियम, और दूसरा क्या बोला है? पोटेशियम विथ वाटर। तो ये बनाएंगे हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तीनों इक्वेशन को बैलेंस कंडीशन में लिखेंगे, है ना। कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करके ही लिखना है, बिना बैलेंस किए नहीं लिखेंगे इक्वेशन कॉपी में। तो ही पूछा है ना, हाँ। ये बैलेंस पहला वाला, देखो यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब लेफ्ट में भी 3 हो गए, राइट। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। इधर 4 है और इधर एक ही है, तो 4 लगा दोगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, बट उससे हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो गया? 8। 4 2 जार 8। अब यहाँ पे 8 करने के लिए यहाँ पे कितना है? 4। सॉरी, हाइड्रोजन को 8 करने के लिए, ऑक्सीजन तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, हो गया बैलेंस। ठीक है, सेकेंड वाला बस उससे हो जाएगा 4 और 2। ठीक है, और ये वाला 2K 2H2O 2KOH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसी पेज में है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, ये हमने एसिड में भी पढ़ा ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हमने मेटल में भी पढ़ा है। बस वहां ये पढ़ते थे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यहां बोल रहे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। बाकी चीजें दोनों सेम है ना। तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और आपको एक क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल।
अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन क्या हो जाएगा उसका, Fe plus H2SO4 gives you FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पर उसके पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी ना ऊपर, वो लाइन क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, लिख लो, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये उसी पेज का थर्ड क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन है उस पेज का, थर्ड हुआ क्या? अच्छा, तो न्यू बुक में, अच्छा वो थर्ड छूटा है क्या, कौन सा क्वेश्चन है थर्ड? अच्छा ठीक है, वो पुरानी बुक में शायद 15 आगे आके है वो क्वेश्चन, अच्छा इसी में ही है क्या? ठीक है चलो, लिख लो इसका रिएक्शन भी लिख लो, सेकंड पार्ट का आंसर Fe वाला, Fe प्लस H2SO4 gives you FeSO4 प्लस H2। हाँ, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, बाकी तो क्वेश्चन ही है पूरा, when dilute HCl is added to a reactive metal। Hydrogen gas is produced when dilute HCl is added to a reactive metal। ठीक है, और सेकंड पार्ट का आंसर ये है कि क्या होगा, या राइट द रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सैंपल वाले ये क्या सबके बुक में, हाँ, कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक, अच्छा उसके बाद वाला है, ठीक है चलो फोर्थ देख लेते पहले, सैंपल ना, samples of four metal ABCD were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as follows. Use the table to answer the following questions about metals ABCD। क्या है, मेटल का नाम है ABCD, उसको जब आयरन सल्फेट में ऐड कर रहे हैं, और किस में ऐड कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट में ऐड कर रहे हैं, जिंक सल्फेट में, और सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3। तो ए जो है यहां पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, नो रिएक्शन, इसका मतलब यही हुआ ना कि ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तभी नहीं कर पा रहा उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना सारे। फिर ए जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। बी आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, जिंक के साथ नो रिएक्शन है, एनआर मतलब नो रिएक्शन। ठीक है, सी मेटल ना आयरन को डिस्प्लेस कर पाया, ना कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, ना जिंक को डिस्प्लेस कर पा रहा है, बट वो एजी को कर रहा है। एंड डी है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विथ कॉपर सल्फेट, नो रिएक्शन विथ जिंक सल्फेट, एंड नो रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो गया, हाँ समझ आए क्या? तो ये आपको टेबल दिया हुआ है। आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा इन सब में, FeSO4 मेटल है, हमारा आंसर ABCD के फॉर्म में होना चाहिए ना, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ओहो, अरे ABCD में से एक क्वेश्चन क्यों दिया है? देखो, डी तो किसी को नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब डी तो इनको भी किसी को नहीं कर पाएगा। बात करते हैं सी की, सी भी सिर्फ किसको कर पा रहा है, एजी को, तो ये हो सकता है कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर के नीचे आता ना सिल्वर, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, बट ना आयरन को कर पा रहा है, तो कॉपर को कर तो छोड़ ही दो, और जिंक ना जिंक को कर पा रहा है। ठीक है, और बी क्या है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉपर को भी कर पाएगा और सिल्वर को भी कर पाएगा, हालांकि उसका रिएक्शन नहीं किया होगा उसने। और ए कॉपर को कर पा रहा है डिस्प्लेस, बट आयरन को नहीं कर पा रहा है, तो बी ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिख रहा है इनमें, है ना। लिख लो, उसका आंसर फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा डी, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बी ना, हाँ डी बोला क्या, सॉरी बी। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो उसी का।
क्या बोल रहे हो? क्या है सेकंड क्वेश्चन? व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट? कर देगा डिस्प्लेस उसको भी। उसने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट अगर आप जब वो आयरन को कर पा रहे तो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो लिख लेना, कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट। Cu या कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है इसी का, अरेंज द मेटल एबीसीडी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा हमको पता है कौन है, बी, और सबसे कम कौन है, डी। तो बाकी दोनों उसके बीच में आएंगे। तो सबसे पहले बी लिख देंगे, बी, और लास्ट में डी है। चलो बाकी क्या होगा? ए और सी में क्या है? ए पहले आएगा, सी सिर्फ एजी को कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली जब ए ने कॉपर को किया डिस्प्लेस तो वो एजी को भी कर पाएगा। जिंक का कोई श्योर नहीं है ना, सुन रहे हैं क्या, कि ए जिंक को भी डिस्प्लेस कर दे। कॉपर को कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि जिंक को भी कर दे, बट हाँ सिल्वर को जरूर कर देगा, क्योंकि सिल्वर तो कॉपर के भी नीचे है। तो अगर वो कॉपर को कर पा रहा है तो सिल्वर को भी कर देगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो फिर बी के बाद क्या आ जाएगा? ए, फिर सी, एंड सबसे लास्ट में डी। ये ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, लिख लीजिए, DACD। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट? राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। क्या होगा? जिंक भी ऊपर है ना आयरन के रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो लिख लेते हैं आंसर, लिखेंगे, व्हेन जिंक इज एडेड टू अ when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate, when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate, ये खुद ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीनिश कलर का होता है आयरन 2 सल्फेट, कॉमा, देन ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन 2 सल्फेट, देन ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन 2 सल्फेट, greenish color of iron 2 sulfate fades fades gradually fades fades gradually due to the formation of, देख लो 3 या 6 में, fades gradually due to the formation of due to the formation of due to the formation of colorless zinc sulfate, formation of colorless zinc sulfate। ठीक है, रिएक्शन लिख लोगे? लिखिए रिएक्शन, Zn प्लस FeSO4 है ना, Zn प्लस FeSO4, तो क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस Fe। हाँ मतलब सेटल होता जाएगा नीचे। चलिए नेक्स्ट, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ये लिख लेंगे क्या? सोडियम का सिंबल Na है ना, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते थे? सिंबल के आजू बाजू उतने डॉट्स बनाने हैं जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सुन रहे हैं? सोडियम का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, वो डॉट कहीं भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू। ठीक है, सेकेंड क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सिंबल बनाएंगे O और 6 डॉट्स लगा देंगे। दिस 6 डॉट्स शोज द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड लास्ट है आपका मैग्नीशियम।
तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंबल Mg और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आगे सेकंड पार्ट भी है ना क्वेश्चन का। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। ट्रांसफर कराना इलेक्ट्रॉन्स को बस, है ना। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक से काम नहीं बनेगा, एक सोडियम और लेना पड़ेगा ताकि दोनों सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे सके। तो ऐसा तीनों का स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले, और फिर एरो की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा देंगे लाइक दिस। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सोडियम बन गया आपका 2Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया आपका Na2O। चलिए दूसरा ट्राई करो, MgO। ये तो इजी है, एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो यहां तो एक एक से काम बन जाएगा। समझ गया ना, यहाँ पे 2 सोडियम क्यों लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पर सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक सोडियम से काम नहीं चलने वाला, तो एक और सोडियम लेना पड़ेगा जो दोनों मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और हमारे ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, MgO बना लिए क्या। तो Mg के आजू बाजू में भी 2 इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे और ऑक्सीजन के आजू बाजू में 6, और ये दोनों का ट्रांसफर ऐसे एरो से दिखा देंगे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका Mg2 पॉजिटिव एंड O के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, O2 नेगेटिव, फॉर्मूला विल बी MgO। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला दे दिया, नाम बस दिया होता तो समझ में आना चाहिए ना कि सोडियम 2 लगेंगे। एम आई क्लियर, यहाँ तो इजी कर दिया, आपको फॉर्मूला दे दिया था Na2O, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ सोडियम 2 लगेंगे। बट अगर नहीं दिया होता, सिर्फ नाम लिख दिया होता सोडियम ऑक्साइड, तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि सोडियम 2 लगेंगे। जस्ट बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप ऑक्सीजन का लिखो, सोडियम का लिखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट करने के लिए, 8 करने के लिए, पर सोडियम एक ही लूज करता है, तो एक सोडियम से काम नहीं चलने वाला हमारा, हमें ऐसे 2 सोडियम चाहिए रहेंगे। ठीक है, सबकी वैलेंसी अलग अलग है ना भाई, सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो एक वैलेंसी वाला 2 वैलेंसी वाले को कैसे सेटिस्फाई करेगा, आपको एक ही वाले को 2 लेना पड़ेगा, तब जाके दोनों मिलके क्या करेंगे, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसी का थर्ड पार्ट है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। Na2O में क्या आयन है, एक Na पॉजिटिव है और दूसरा O2 नेगेटिव है, और MgO में Mg2 पॉजिटिव है एंड O2 नेगेटिव है। दीज आर द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तभी तो नाम आयनिक कंपाउंड है ना, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं, आयन से। आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यही अगला क्वेश्चन। तो उसका कारण है ना कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड भी है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी है, एंड दे फॉर्म अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये 3-4 प्रॉपर्टी, अपन 6 प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे कि एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये लिखेंगे इसका आंसर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज, they have high melting point because they have high melting points because a considerable amount of energy, a considerable amount of energy, a considerable amount of energy is required to break, is required to break, considerable amount of energy is required to break the strong, the strong interionic attraction, to break the strong इंटर इंटरमोलिकुलर मत बोलना कि मॉलिक्यूल नहीं है ना, 2 आयंस के बीच का अट्रैक्शन है, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस,
इंटर आयनिक अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में है। अब ये बाकी क्वेश्चन आपके उसके बेसिस में है ना, मेटलर्जी। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म मिनरल। मिनरल और गैंग तीनों पढ़े हैं अपन। मिनरल क्या होते हैं, जो भी आपके मेटल के कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, आइदर दे आर इन द नेटिव स्टेट या इन द कंबाइंड स्टेट, सभी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। बट उनमें से जिसमें से हम प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम ओर बोलते हैं। हमने ऐसा भी लिखा था ना कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर, और सभी मिनरल्स को ओर की तरह यूज करके हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट सारे ओर तो मिनरल्स ही हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा दोनों का आंसर। पहले मिनरल लिखना, मिनरल द नेचुरल सब्सटेंस इन विच, द नेचुरल सब्सटेंस नेचुरली अकरिंग है अर्थ क्रस्ट से, द नेचुरल सब्सटेंस इन विच, क्यों नहीं लिख रहा है तू हमें, द नेचुरल सब्सटेंस इन विच metals occur either in, the natural substance in which metals occur either in native state, metals occur either in native state or in the combined state, or in the combined state। कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे गोल्ड सिल्वर तो नेटिव स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में, बट हमको आयरन मिलता है कंबाइंड स्टेट में, है ना, और भी बहुत सारे मेटल्स है, एल्यूमिनियम मिलता है हमें कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। तो कंबाइंड किसके फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, मेनली ये तीन मेजर टाइप के और होते हैं आपके। ठीक है, हाँ चलिए, और इन द नेटिव स्टेट, सॉरी नेटिव स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स, आर कॉल्ड minerals, are called minerals. The natural substance in which metals occur either in native state or in the combined state are called minerals। ठीक है, और का डेफिनेशन लिखेंगे, और the mineral from which, the mineral from which, the mineral from which the metal can be, the mineral from which the metal can be conveniently, the metal can be conveniently, the metal can be conveniently and profitably extracted, conveniently and profitably extracted, and profitably extracted is called an ore, is called an ore। ठीक है, जैसे देखो एल्यूमिनियम के मिनरल्स काफी सारे होंगे, बट ओर के लिए हम बॉक्साइट ही यूज करते हैं, Al2O3। ठीक है, चलिए थर्ड, गैंग। गैंग का क्या पढ़े थे, हाँ, इंप्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग, है ना, जिसको अपन कंसंट्रेशन करके साफ करते थे। लिखेंगे द इंप्योरिटीज ऑफ अर्थ, द इंप्योरिटीज ऑफ अर्थ एंड रॉक्स प्रेजेंट विद द ओर, द इंप्योरिटीज ऑफ अर्थ एंड रॉक्स प्रेजेंट विद द ओर, प्रेजेंट विथ द ओर आर कॉल्ड गैंग, या मैट्रिक्स भी बोलते हैं, MATRIX, है ना, गैंग एक और भी नाम लिख लेना, और मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। गोल्ड सिल्वर लिख लो, गोल्ड एंड सिल्वर कंबाइंड स्टेट में नहीं है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, है ना, जो मेटल रिएक्टिव है वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे,
तो गोल्ड एंड सिल्वर नेटिव स्टेट में, या नेटिव को अपन फ्री स्टेट भी बोलेंगे, है ना, दोनों सही है। नेक्स्ट है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? रिडक्शन, है ना। एक मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल दोगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? क्या होगा आंसर? रिडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर were heated with the following metals, in which case you will find displacement reactions taking place? क्या क्या है, देखो फिर से एक टेबल दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने पीछे किया था। मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक यानी कि जिंक ऑक्साइड, दूसरा क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एंड थर्ड इज कॉपर ऑक्साइड CuO, है ना। आपके तीन मेटल ऑक्साइड्स हैं और ये आपका जिंक मेटल, मैग्नीशियम मेटल एंड कॉपर मेटल। In which case you will find displacement reaction taking place? क्या 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 होगा इसमें? जिंक मैग्नीशियम कॉपर दोनों हो कर देगा डिस्प्लेस, क्योंकि जिंक दोनों से ऊपर है। ठीक है, जिंक आपका मैग्नीशियम एंड, नहीं एक सेकेंड, मैग्नीशियम से ऊपर नहीं है ना, जिंक कॉपर से ऊपर है, मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देखो, चेक करो। मैग्नीशियम जिंक के ऊपर है, चेक करो एक बार। हाँ ये तो रही, है ना। हाँ, मैग्नीशियम इज अबव जिंक, तो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर किसी को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, लिखना नीचे। मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस जिंक, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, है ना। बट मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम तीनों के ऊपर है ना। मतलब अगर आप तीनों को ऑर्डर में लाओगे तो Mg, फिर Zn और फिर नेक्स्ट Cu। सेकेंड पॉइंट लिखना, नाइदर जिंक नॉर कॉपर, नाइदर जिंक नॉर कॉपर, नाइदर जिंक नॉर कॉपर कैन डिस्प्लेस मैग्नीशियम, neither zinc nor copper can displace magnesium from magnesium oxide, from magnesium oxide। तो जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा, करेक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड को दोनों नहीं कर पाएंगे, और कॉपर ऑक्साइड को, सॉरी, दोनों कर देंगे। समझ रहे हैं क्या? ये टिक टिक मैंने जहां जहां लगाया है, पहले हमने बात की इसके बारे में कि जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कोई नहीं कर पाएगा, और कॉपर ऑक्साइड को जिंक और मैग्नीशियम दोनों करेंगे। तो यही लास्ट पॉइंट बच गया लिखने का। अरे ये दोनों तो लिख लिए ना, कि जिंक ऑक्साइड विल बी डिस्प्लेस बाय मैग्नीशियम, या जिंक विल बी डिस्प्लेस बाय मैग्नीशियम। यहां हमने अभी लिखा कि ना जिंक ना कॉपर विल बी एबल टू डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड लास्ट पॉइंट क्या आएगा? बोथ जिंक एंड मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। लिख लो, बोथ जिंक एंड मैग्नीशियम, both zinc and magnesium can displace copper from copper oxide, can displace copper from copper oxide। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली? वो या फिर कम रिएक्टिव वाले मेटल, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, है ना। लिख लो इसका आंसर, मेटल्स विच आर मोस्ट अनरिएक्टिव, metals which are most unreactive, metals which are most unreactive do not corrode easily, do not corrode easily। एग्जाम्पल लिख लो, गोल्ड, प्लैटिनम,
एक्सेट्रा। गोल्ड, प्लैटिनम, एक्सेट्रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एलॉयज? यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना क्वेश्चन। हाँ, व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या होते हैं आपके? होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस बोलेंगे क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी होते हैं। तो एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल्स, जिनको हम अलग अलग रेशियो में लेकर के मेल्ट करते हैं, मिक्स करने के बाद कूल करते हैं, इट सॉलिडिफाइज अगेन एंड द रिजल्टिंग इज द एलॉय। ठीक है। और एलॉय क्यों करते हैं हमने ये भी पढ़ा था, अलग अलग पॉइंट्स है ना एलॉय करने के, कि किसी का हम रेजिस्टेंट बढ़ाना चाहते हैं कोरोजन के लिए, किसी की हम रिएक्टिविटी कम करना चाह रहे हैं, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखेंगे आंसर। एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, an alloy is a homogeneous mixture, an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals, of two or more metals, or a metal and a non-metal, or a metal and a non-metal, two or more metals or a metal and a non-metal, full stop. It is prepared by first, it is prepared by first, it is prepared by first melting the main metal, मेन मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जा रहा है वो मेन हो जाएगा, by melting the main metal and then dissolving the other elements, melting the main metal and then dissolving the other metals या other element भी लिख सकते हैं, other element in it and then dissolving the other elements in it in definite proportions, in definite, indefinite एक साथ नहीं है ना, इन के बाद स्पेस है, indefinite अलग वर्ड हो जाता है ना, और indefinite अलग बोल रहा हूं मैं, समझ रहे मीनिंग? in definite proportions, full stop. It is then cooled to room temperature, it is then cooled to room temperature, it is then cooled to room temperature। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? है ना, आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कॉपर प्लस NaCl डिस्प्लेसमेंट दे पाएगा कि नहीं पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एल्यूमिनियम प्लस MgCl2, अगेन Mg ऊपर है एल्यूमिनियम से, है ना। और थर्ड है FeSO4 प्लस सिल्वर, सिल्वर तो और नीचे है कॉपर के भी। एंड लास्ट है AgNO3 प्लस कॉपर। यही होगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि सब में आपका जो मेटल है ना, वो आपके कंपाउंड वाले मेटल से कम रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डी ऑप्शन में ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, है ना। पहले चार एमसीक्यूज है ना, उसमें फर्स्ट का आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? applying grease, applying paint, apply a coat of zinc, all of the above। आयरन फ्राइंग पैन है भाई, खाना खाना है उसमें, अगर खाना बनाओगे ना तो सिर्फ जिंक, है ना, ना पेंट लगाएंगे ना ग्रीस। ठीक है, तो अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन सी हुआ ना, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water.
द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। हाँ, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन दिए, एक तो ऑप्शन कैल्शियम है, कार्बन, सिलिकॉन, 2 ऑप्शंस हैं, और तीसरा 4th ऑप्शन है आयरन। आपको क्या बोला है? टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो ये आपका कैल्शियम ही होगा। अगर आयरन के कुछ आपके ऑक्साइड बनेंगे तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ही सॉल्युबल बन के क्या बनाता है? लाइम वाटर, है ना। CaO प्लस H2O इज लाइम वाटर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बीकर गर्म हो जाएगा एंड लाइम वाटर मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन है, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। क्या क्वेश्चन है, फिर से समझना। फूड कैंस, जो फूड कैंस होते हैं हमारे, उनको हम टिन से कोट करते हैं, नॉट विथ जिंक। तो उसका ऑप्शन क्या क्या है? एक, जिंक कॉस्टलियर है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जिंक मोर रिएक्टिव है टिन से, और जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। ऑप्शन सी होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक जल्दी रिएक्ट करेगा, तो हम इसलिए अपन टिन के कंटेनर्स बनाते हैं, कैंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 को ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है? यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। हैमर क्यों दिया है? ताकि आप मैलिबिलिटी चेक कर सको। और ये सब जो चीजें क्यों दी हुई है? बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच, ताकि आप एक सर्किट बना सको। समझ रहे हैं क्या? ताकि कंडक्टिविटी चेक कर सके अपन किसी भी चीज की। एक काइंड ऑफ टेस्टर है ये दोनों। क्या है? टेस्टर है दोनों। हैमरिंग करके भी अपन टेस्ट करते हैं कि वो मेटल है या नहीं है। अगर टूट के बिखर गया तो वो मेटल नहीं है, समझ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाया तो वो मेटल नहीं है। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल? अपन लिख देंगे कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड टू फॉर्म शीट्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी ये दोनों टेस्ट को पास नहीं करेगा वो नॉन मेटल हो जाएगा। अगर समझ रहे हैं क्या? और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? assess the usefulness of these tests in distinguishing between metal and नॉन मेटल। अब अपन यही टेस्ट क्यों यूज करें? क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है इसका। पार्ट ए, हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? लिखेंगे, metals can be hammered, metals can be hammered to form sheets, metals can be hammered to form sheets, whereas non-metals cannot be converted into sheets, whereas non-metals cannot be converted into sheets. Second part लिखना, assess the usefulness of these tests in distinguishing between metal and non-metal। तो इसका आंसर लिखेंगे, by making an electrical circuit, by making an electrical circuit, बीच में हम जगह छोड़ देंगे ना। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये बैटरी भी है, वायर्स भी हैं, बल्ब भी है और स्विच भी है। हम यहां पे बीच में जगह छोड़ देंगे, स्विच को क्लोज करेंगे पहले, और यहां अगर मेटल रखाएगा तो बल्ब जलेगा, और अगर यहां पे अगर एक नॉन मेटल रखाया जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। हाँ, तो जलेगा ना, वो तो एक्सेप्शन में आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या लिखे? बाय मेकिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इट कैन बी टेस्टेड फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। By making an electrical circuit, it can be tested for electrical conductance of metal and non-metals. It can be tested for the electrical conductance of metals and non-metals. It can be tested for the electrical conductance of metals and non-metals. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स?
क्या थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? हाँ, मतलब हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये अपन एसिड बेस में पढ़े थे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बट इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा तो पता चला कि कुछ मेटल्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स, दे आर जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ऐसे कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है जो न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे H2O न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। तो ये कुछ आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो कैसे होते हैं, एसिडिक भी नहीं है, कैसे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो लिख लो इसका आंसर, द मेटल ऑक्साइड्स विच शो, द मेटल ऑक्साइड्स विच शो, the metal oxides which show acidic as well as basic behavior, the metal oxides which show acidic as well as basic behavior are called amphoteric oxides. Acidic as well as basic behavior are called amphoteric oxides, are called amphoteric oxides. Example लिख लो, एक आपका जिंक ऑक्साइड ZnO और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए मुझे, 7th क्वेश्चन का। रिएक्टिविटी सीरीज से भी बता सकते हैं इसका आंसर, कि दो मेटल बताना है जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेंगे एसिड से, और दो जो करेंगे। तो जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो करेंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ही करना है ना। देखो एसिड के साथ जो आपका मेटल कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, है ना। बट कॉपर ये काम नहीं कर पाएगा, सिल्वर ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोग हाइड्रोजन के नीचे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं दे विल बी एबल टू डू दिस, और जितने ही मेटल हाइड्रोजन के नीचे दे विल नॉट। तो कोई एग्जांपल बताओ जो ऊपर वाले, एक तो मैग्नीशियम हो गया, और आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम भी, है ना। और नीचे वाले में आपका सिल्वर, गोल्ड आ जाएगा, वो आपका कॉपर भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लिखेंगे दोनों का आंसर। मेटल विच कैन डिस्प्लेस आर जिंक एंड मैग्नीशियम, metals which can displace are zinc and magnesium, Zn and Mg, and the metals which cannot displace hydrogen are copper and silver. Metals which cannot displace hydrogen are copper and silver, ठीक है। कॉपर सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, एंड जिंक एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का क्वेश्चन है। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम, मेटल एम, एम एम नाम का कोई मेटल नहीं होता ना, एक हाइपोथेटिकल वो लिए है एम नाम का मेटल, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं मेटल एम की, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट? क्या बनाते हैं एनोड कैथोड, क्या लेते थे? एक हमारा क्रूड मेटल होता है, दूसरा हमारा प्योर मेटल होता है, इन्हीं दोनों को इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। अब याद करना है कि किसको एनोड बनाए थे, किसको कैथोड। और उसी मेटल का, ए मतलब एम मेटल है ना, तो उसी मेटल का कोई सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो क्रूड मेटल को क्या बनाते थे, क्रूड मतलब इम्प्योर। अरे मैंने याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बताया था कि हाँ, क्रूड मेटल को एनोड, क्योंकि अपन ने कैसे याद किया था इसको,
कि एनोड मड, हाँ एनोड से मड निकल रहा है मतलब एनोड इम्प्योर है, तभी तो उस मड को नाम एनोड मड दिए थे। तो एनोड आपका क्रूड मेटल का होगा और कैथोड आपका प्योर मेटल का होगा। मतलब अगर अपन कॉपर की बात करें तो ये इम्प्योर कॉपर होगा और ये प्योर कॉपर होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट भी इसी का ही एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट का। लिखेंगे इसका आंसर क्रूड मेटल हाइफन डाल के एनोड, प्योर मेटल हाइफन डाल के कैथोड। क्रूड मेटल हाइफन डाल के एनोड लिख लेना, प्योर मेटल हाइफन डाल के कैथोड। डैश हाइफन मतलब ये सॉरी, क्रूड मेटल एनोड, प्योर मेटल कैथोड, ठीक है। वही एनोड से निकल निकल के प्योर में चिपकता जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट लिखना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्रत्युष वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, है ना। प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला, स्पैचुला मतलब चम्मच होता है, केमिस्ट्री में स्पैचुला बोल देते हैं उसको। तो प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. मतलब सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी होगी। इसको उसने क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये भी कलरलेस गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, बस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा है कि ब्राउन कलर की गैस है। अदरवाइज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आपकी कलरलेस गैस है। तो कलेक्ट हुई होगी ना, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हुई होगी। फिर क्या बोल रहा है, what will be the action of gas on dry litmus paper and moist litmus paper? ड्राई में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि गैस भी ड्राई है और पेपर भी ड्राई है। वैसे कौन सा नेचर होगा इसका, एसिडिक, क्योंकि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बट आपको एटलीस्ट पानी तो डालना पड़ेगा, तभी पानी में ही आयनाइजेशन होगा, H पॉजिटिव आयंस आएंगे और जिसके कारण लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले पार्ट में हो जाएगा मॉइस्ट लिटमस पेपर, द मॉइस्ट लिटमस पेपर, द ब्लू पेपर विल टर्न इनटू रेड, है ना, ब्लू टू रेड, अनिल, है ना। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन तो ये रहा। फर्स्ट पार्ट लिख लो बस, लिखना गैस इवॉल्व इज SO2, गैस इवॉल्व इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, गैस इवॉल्व इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नो एक्शन विथ ड्राई लिटमस पेपर, नो एक्शन विथ ड्राई लिटमस पेपर, but it will turn moist, but it will turn moist blue litmus paper red, but it will turn moist blue litmus paper red, moist blue litmus paper red। इक्वेशन लिख लो SO2 वाला, S plus O2 gives SO2, ठीक है। S plus O2 gives, हाँ बता, हाँ तू बता क्या क्या है, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में वो रिप्रोडक्शन के नोट्स भी लेके आना जो मैंने आप लोगों को प्रिंट दिया है ना, रिप्रोडक्शन का नोट्स दे रहा हूँ अभी।